ओके, तो सक्सेसफुली हमारा एक इन्वेंट्री कंप्लीट हुआ है। अभी स्टार्ट करेंगे एक दूसरा टॉपिक, डेप्रिसिएशन। इंटरेस्टिंग है। अराउंड 1 घंटे में हमारा 1 घंटे में हमारा 8 मार्क्स का टॉपिक कवर हो गया, इन्वेंट्री, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट था। डेप्रिसिएशन ये एक दूसरा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से भी 100% एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, डेप्रिसिएशन में से भी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आते ही है। कंसेप्ट एंड अकाउंटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। ओके, तो डेप्रिसिएशन होता क्या है, चलो फटाफट देखेंगे। ठीक है, क्विक रिवीजन करेंगे। देखो हमारे पास क्या होती है, असेट होती है। ठीक है, असेट्स को हमने ये 11th-12th की बुक में से बता रहा हूँ मैं, 11th-12th की बुक में हमने ये सब पढ़ा था। असेट असेट को हमने दो कैटेगरी में क्लासीफाई किया था। एक हुआ करती है हमारी करंट असेट और एक हुआ करती है हमारी नॉन करंट असेट, है ना। एक हुआ करती है करंट और एक हुआ करती है नॉन करंट असेट। मतलब क्या है, एग्जाम्पल क्या, हमारा स्टॉक है, डेटर्स है, कैश है, बिल्स रिसीवेबल है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है, हमारी करंट असेट। तो क्या इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं हम, जो कैश में कन्वर्ट हो सकती है विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, रियलाइज्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। ठीक है, जो 12 मंथ्स में कैश में कन्वर्ट हो सकती है, या इन ऑपरेटिंग साइकिल, इन ऑपरेटिंग साइकिल। अब जैसे कि कोई कार मैन्युफैक्चरर कंपनी है, हो सकता है कि कार मैन्युफैक्चर करने को 12 मंथ से ज़्यादा लगे। या फिर समझो अल्कोहल, हमारी अल्कोहल की फैक्ट्री है, तो अल्कोहल बनाने की प्रोसेस में जितनी जूनी, ए चिंटू क्या हंस रहा है, बहुत एक्सपीरियंस है ना साहब, जितनी जूनी उतनी अच्छी, जितनी जूनी रहेगी उतनी जूनी में ज़्यादा मज़ा आएगा। तो इन ऑपरेटिंग साइकिल, अब हो सकता है हमारी अल्कोहल 4 साल में बनती हो, 5 साल में बनती हो, तो वो भी क्या रहेगी, हमारे लिए करंट असेट आएगी। या फिर कैश, कैश इटसेल्फ इज ए करंट असेट। तो करंट असेट मतलब ऐसी असेट है जो 12 महीने के अंदर या हमारे ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर कन्वर्ट हो सकती है कैश में। ठीक है, इसी के विपरीत नॉन करंट एसेट थी। नॉन करंट एसेट को हमने फर्दर क्लासीफाई किया था। एक किया था टेंजिबल, एक किया था टेंजिबल, फिर उसके बाद में हमने किया था इंटेंजिबल। ठीक है, उसके बाद हमने इंटेंजिबल में क्लासीफाई करेंगे। उसके बाद करेंगे इन्वेस्टमेंट, उसके बाद करेंगे डायरेक्ट टैक्स, डिफर्ड टैक्स असेट्स। ठीक है, तो टैंजिबल असेट से AS10 डील करता है, इंटेंजिबल असेट से AS26 डील करता है, इन्वेस्टमेंट से AS13 डील करता है, डिफर्ड टैक्स असेट से AS22 डील करता है। ठीक है, अभी एज ऑफ नाउ हमें सिर्फ ये पढ़ना है, टैंजिबल असेट। ठीक है, टैंजिबल असेट के बारे में हमें चर्चा करनी है। अच्छा, पहले हुआ क्या करता था कि फिक्स्ड असेट से रिलेटेड दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे। एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 था, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 था। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 डेप्रिसिएशन की बात किया करता था। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 डेप्रिसिएशन के बारे में चर्चा करता है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 फिक्स्ड असेट के बारे में चर्चा किया करता था। ठीक है, अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 ऐसा कुछ रहा नहीं, अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 बन चुका है, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, और ये खुद ही डेप्रिसिएशन की भी बात करता है और ये खुद ही फिक्स्ड असेट की भी बात करता है। फिक्स्ड असेट को हम प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब फिक्स्ड असेट्स की क्या खूबियाँ होती है, मतलब क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। फिक्स्ड असेट नॉट अवेलेबल फॉर सेल होते हैं, फिक्स्ड असेट नॉट अवेलेबल फॉर सेल होते हैं, मतलब इनका हम बिजनेस नहीं करते कि खरीदे बेचे, रोज कार खरीदते रोज कार बेचते, ऐसा होता है क्या, नहीं, नॉट अवेलेबल फॉर सेल। ठीक है, फिक्स्ड असेट्स मतलब ऐसी असेट्स है साहब हमारी जो सेल करने के लिए अवेलेबल नहीं है, जिसकी यूजफुल लाइफ इज मोर देन 12 मंथ्स। यूजुअली 12 महीने से ज़्यादा इसकी यूजफुल लाइफ हो सकती है सर। या प्रोडक्शन यूज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स,
ऐसी चीज़ जो हम गुड्स को प्रोड्यूस करने में यूज़ करते हैं या रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज में हम यूज़ करते हैं, ठीक है, वो भी क्या हो जाएंगे हमारे फिक्स एसेट। इतना ही नहीं, जिसे हम रेंटल पे चढ़ाते हैं, जिसे हम रेंटल पे देते हैं, जैसे कि हम कार रेंट पे देते हैं, हमारा बिजनेस है कार रेंट पे देना, तो वो क्या हो जाएगा, वो भी हमारे लिए फिक्स एसेट हो जाएगा, वो भी हमारे लिए फिक्स एसेट हो जाएगा, ठीक है। या एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए हम यूज करते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। ऐसी चीजों को हम क्या बोलेंगे, फिक्स्ड एसेट। तो बच्चों बोलते क्यों नहीं, फिक्स एसेट मतलब क्या है, ऐसी एसेट्स है जो अवेलेबल नहीं है सेलिंग के लिए, जो हम बेचते नहीं है जनरल ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, जिसका यूजफुल लाइफ 12 महीने से ज़्यादा है, जिसको हम गुड्स प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने में यूज़ करते हैं, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी, या सर्विसेज रेंडर करने के लिए यूज़ करते हैं, कैमरा, प्रोजेक्टर, आईपैड, स्टाइलस, माइक, ये क्या है, फिक्स एसेट है। क्यों यूज़ हो रहा है, मैं आपको रेंडर कर रहा हूँ क्या, सर्विसेज, तो ये भी मेरे लिए फिक्स एसेट है। या रेंटल के लिए दी जाती है, जैसे कि मैं कार रेंट पे देता हूँ, तो वो कार मेरे लिए क्या होगा, फिक्स एसेट। एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, जैसे कि अकाउंटिंग के लिए कंप्यूटर होता है, एसी लगा होता है, कॉफ़ी मशीन होता है, तो ये सारी चीज़ें भी क्या होगी, हमारी फिक्स एसेट, ये सारी चीज़ें भी हमारी फिक्स एसेट होगी, ठीक है। फिर बाद में हमने देखा फिक्स एसेट का क्लासिफिकेशन, फर्दर फिक्स एसेट्स can be further classified as tangible and intangible, tangible and intangible। तो tangible मतलब जो अपनी आंखों से दिखती है, जिसे हम टच कर सकते हैं, जो हमें दिख रहा है, वो होता है tangible। intangible मतलब सब जो दिख नहीं रहा है, जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जिसे सिर्फ हम फील कर सकते हैं, फील माई लव, ठीक है। intangible क्या एग्जाम्पल हो सकता है, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सारे हो जाते हैं हमारे intangible, ठीक है, ये सारे हो जाते हैं इंटेंजिबल। तो ये एक बेसिक पिक्चर अभी हमने डेप्रिसिएशन टॉपिक का क्लियर किया है कि असेट्स क्या होती है, ये हमने डील किया है। अब हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन क्या है, लिखो, पहले लिख लो मेरे साथ साथ, डेप्रिसिएशन इज रिडक्शन इन वैल्यू of assets due to first wear and tear, ठीक है, due to wear and tear, second passage of time, passage of time, third change in technology, change in technology, ठीक है। इसे हम घसारा भी कहते हैं, डेप्रिसिएशन, मराठी में हम इसे घसारा कहते हैं महाराष्ट्र में, ठीक है। तो सर डेप्रिसिएशन मतलब क्या है, डेप्रिसिएशन इज नथिंग बट रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ असेट। हमारी जो फिक्स असेट है, टैंजिबल असेट है, उसकी वैल्यू कम हो रही है, उसकी जो वैल्यू कम हो रही है उससे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन, उससे हम कहेंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्यों लगता है, पहली बात तो वियर एंड टेयर होता है, जैसे जैसे हम चीज़ें यूज़ करते हैं उसमें कुछ ना कुछ वियर एंड टेयर होता है, उसका मेंटेनेंस निकलता है, क्वालिटी ख़राब होती है, परफॉर्मेंस कम होता है। जैसे कि हमने एप्पल का आईफोन लिया, उसको हमने यूज़ किया, तो यूज़ करने, एप्पल का आईफोन नहीं, हमने ओप्पो का फ़ोन लिया, ओप्पो का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो जैसे जैसे हम यूज़ करते हैं ग्रेजुअली वो हैंग होने लगता है, लैग होने लगता है, उस पर स्क्रैचेस आते हैं, है ना, बैटरी बैकअप कम होने लगता है, तो ये क्या वियर एंड टीयर हो रहा है उसका, तो इस वजह से उसकी वैल्यू कम होगी। तो उसकी वैल्यू कम जो करने की प्रोसेस है उससे हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। पैसेज ऑफ टाइम, सर हमने माँ कसम साहब हमने एक एप्पल का आईफोन लिया था 1 लाख रुपयों का, हमने उसको अभी तक ओपन भी नहीं किया है, सील पैक है, 1 लाख का आईफोन लाके हमने तिजोरी में रख दिया। अब 1 साल बाद हमने उसे तिजोरी से निकाला और हम मार्केट में दुकान लेके बैठ गए, 2 लाख में आईफोन लो, 2 लाख में लो, बिकेगा क्या, एक लपाट लगाएगा वो, 1,10,000 में एक लपाट लगाएगा, 1 लाख में एक चाटा लगाएगा, 90,000 में एक चाटा लगाएगा। साहब मैंने 1 लाख में लिया था, मैंने यूज भी नहीं किया। यूज करो या मत करो, टाइम तो बीत गया ना भैया, जूनी चीज हो गई। आप शोरूम से कार लेके आओ, आज 1 तारीख को आप कार परचेस करो, 2 तारीख को उसे बेचने के लिए निकालो, 50,000, 1 लाख, 2 लाख से उसका वैल्यू डिमिनिश होगा। क्यों, एक ही दिन बिका है लेकिन सेकेंड हैंड हो गई, ठीक है। या पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे फिक्स एसेट की वैल्यू थोड़ी थोड़ी कम होती है। या फिर चेंज इन टेक्नोलॉजी, 1 साल पहले जो आईफोन लिया था उसकी आज कुछ कीमत है क्या,
एक साल में तो 3 नए मॉडल निकल के आ गए, उससे अच्छे अपग्रेडेड मॉडल मार्केट में आ गए, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन मतलब क्या है, रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ड्यू टू इफ्लक्स ऑफ टाइम, चेंज इन टेक्नोलॉजी एंड वियर एंड टीयर, ठीक है, एंड वियर एंड टीयर। इसका एक लॉजिक भी देखते हैं। देखो ये अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें जो भी एक्सपेंस होते हैं वो डेबिट करते जाते हैं, जो भी खर्चे होते हैं वो हम डेबिट करते जाते हैं, ठीक है। अब जो फिक्स्ड असेट होती है जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी है, तो फिक्स्ड असेट का क्या होता है, वैल्यू भी हाई होता है, ठीक है, हाई वैल्यू होता है, और इसको मोर देन 1 ईयर यूज करते हैं, मोर देन 1 ईयर यूज करते हैं, ठीक है। तो एक तो हमारा मैचिंग कंसेप्ट बीच में आ जाता कि भैया आपने 10 लाख रुपयों की मशीन परचेस की है, 10 लाख रुपयों की मशीन आप 5 ईयर्स तक की यूज़ करने वाले हो, ठीक है, आप 5 ईयर्स तक की ये मशीन यूज़ करने वाले हो। तो अगर आप पूरा 10 लाख रुपए इसी साल प्रॉफिट एंड लॉस को लगा दोगे तो गलत बात हुई ना। वो 10 लाख का बेनिफिट आपको कब मिल रहा है, 5 साल में मिल रहा है। तो मैचिंग कंसेप्ट लगाते हैं तो ये जो 10 लाख है ये 5 साल में डिवाइड होना चाहिए, है ना, ये 5 साल में डिवाइड होना चाहिए। इतना ही नहीं, अगर ये 10 लाख हमने एक ही साल में लगा दिया तो हमारा प्रॉफिट तो एकदम से कम हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट तो एकदम से कम हो जाएगा। तो इसीलिए हमने कंसेप्ट डेवलप किया है डेप्रिसिएशन का, इसीलिए कंसेप्ट आया है डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट क्या बोलता है, अपनी जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में फिक्स्ड असेट कैपिटलाइज कर दो, बैलेंस शीट में फिक्स्ड असेट दिखा दो, ठीक है। बैलेंस शीट में हमने यहाँ फिक्स्ड असेट दिखा दी 10 लाख, ठीक है। अब इसकी समझो लाइफ है 5 साल, और फॉर एग्जांपल हम हर साल 2-2 लाख डेप्रिशिएट करना चाहते हैं, तो ईयर वन का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस ईयर 1, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन आएगा, डेप्रिसिएशन 2 लाख, ठीक। उसी तरह ईयर टू कितना, 2 लाख, ईयर 3 कितना, 2 लाख। तो हम क्या कर रहे हैं, एक सिस्टमैटिक अप्रोप्रिएशन कर रहे हैं, अलोकेट कर रहे हैं, हम जो फिक्स एसेट की जो कीमत है उसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसे हम अलोकेट करते जा रहे हैं। तो इसे क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन, इसे ही हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। एक 2 मिनट लो और इसका फोटो क्लिक कर लो, इसका फोटो क्लिक कर लो, या फोटो क्लिक नहीं भी करते हो तो हमारा डेप्रिसिएशन का जो टॉपिक एक वीडियो है 10-11 मिनट का, एक वीडियो अपलोडेड है, अकाउंटिंग फंडास नाम का प्लेलिस्ट है, उसमें आपको ये वीडियो मिल जाएगा, मतलब ये जो चार्ट है ये एकदम डिटेल में बना हुआ मिल भी जाएगा। और फोटो क्लिक करना हो तो एक बार फोटो क्लिक कर लो आप इसका, ठीक है, क्लिक कर लो। ठीक है, ओके। अब देखते हैं सर डेप्रिसिएबल अमाउंट मतलब क्या है। डेप्रिसिएबल अमाउंट मतलब क्या होता है, ठीक है। डेप्रिसिएबल अमाउंट मतलब मैक्सिमम डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, मैक्सिमम डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, ठीक है। मतलब कितना हम डेप्रिशिएट कर सकते हैं उसकी पूरी यूजफुल लाइफ में, उसे हम कहेंगे डेप्रिशिएबल अमाउंट, ठीक है। यूजफुल लाइफ क्या होता है, वैसे तो आपको पता ही है, लेकिन फिर भी हम अभी देखेंगे क्या होता है। अब हम एक देख लेते हैं फैक्टर्स, ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिन पे हमारा डेप्रिसिएशन डिपेंड करता है, ठीक है। तो फैक्टर नंबर 1, देखो 3 फैक्टर्स है, हमें अच्छे से पता है। फैक्टर नंबर 1 क्या है, कॉस्ट, डेप्रिसिएशन डिपेंड करता है कॉस्ट ऑफ असेट पे। नेक्स्ट वो डिपेंड करता है एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू, और नेक्स्ट वो डिपेंड करता है यूजफुल लाइफ पे, वो डिपेंड करता है यूजफुल लाइफ पे। तो बोलो बच्चों, शांत क्यों बैठे हो। फैक्टर्स अफेक्टिंग डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कौन सी 3 बातों पे निर्भर करता है। एक वो निर्भर करता है कॉस्ट पे,
दूसरा वो निर्भर करता है रेसिडुअल वैल्यू पे, और तीसरा वो निर्भर करता है यूजफुल लाइफ पे। ये भी एस्टिमेटेड ही होता है, ये भी एस्टिमेटेड होता है, ठीक है। कॉस्ट को हम अभी डिटेल में समझेंगे, पहले समझते हैं एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू क्या है। पहले हम समझते हैं एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ क्या है, ठीक है। हमने आईफोन खरीदा है, ठीक है, हमने आईफोन खरीदा है, ठीक है। तो हमने एक आईफोन खरीद लिया तो क्या वो मरते दम तक हमारा चलने वाला है क्या? नहीं, उसकी एक एस्टिमेटेड लाइफ होती है, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ होती है। हमने एस्टिमेट किया कि ये जो आईफोन है इसे हम 3 साल तो चलाएंगे, एटलीस्ट 3 ईयर्स तो हम चलाने वाले, एटलीस्ट 3 ईयर्स हम इसे यूज़ करने वाले। तो ये क्या है, ये हमारा एक एस्टिमेट है, ठीक है। रियल लाइफ में क्या होगा वो बोलते नहीं आता। रियल लाइफ में हो सकता है हम 6 महीने में ही फ़ोन चेंज कर दे पसंद नहीं आया तो, या ऐसा हो सकता है हम उसे 5 साल भी यूज़ कर ले, ठीक है। लेकिन हमने जब खरीदा है और जब हम अकाउंटिंग कर रहे हैं तब हमने एस्टिमेट क्या किया है, हमने एज ऑफ नाउ तो एस्टिमेट किया है 3 साल, ठीक है। अब भले ही 1 साल बाद हमारा एस्टिमेशन चेंज हो सकता है कि यार 3 साल मैंने सोचा था लेकिन ये 1 ही साल और चलेगा, तो हमने एस्टिमेटेड लाइफ 3 साल से कम करके 2 साल कर दी, ठीक है। तो उससे हम क्या कहेंगे, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, उसे हम कहेंगे चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, ठीक है। इस पर अभी ध्यान नहीं देना है, आगे समझ में आएगा वो, ठीक है। अगर हम 3 साल तो ये जो 3 साल हमने एस्टिमेट किया उसका यूजफुल लाइफ, ये क्या है, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। नेक्स्ट है एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू। अब जो 3 साल बीत गए तो 3 साल बाद ये जो एप्पल का आईफोन है इसको कुछ तो करेंगे ना, हम जला डालेंगे ना साहब, या भंगार वाले को, स्क्रैप वाले को दे देंगे? नहीं सर, इसको बेचेंगे हम। 50,000 आएगी? नहीं साहब क्या बात कर रहे हो, गांजा मार के बैठे हो क्या? 20,000 आएगी, 10,000 आएगी, कुछ तो आएगा ना। तो उसे हम क्या कहेंगे, एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू, उसे हम कहेंगे एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू, जो 3 साल के बाद हमें मिल जाएगी। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ के बाद में जो कीमत हमें मिलने वाली है, तो हम आज अज्यूम करते हैं कि 3 साल बाद इसकी स्क्रैप वैल्यू, इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू हमें 20,000 मिल जाएगी। तो ये क्या है, हमारी एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू। हो सकता है हमारा आईफोन 3 साल बाद 40,000 में भी बिक जाए, 10,000 में भी बिक जाए, ठीक है। रियल लाइफ में कुछ भी हो सकता है, लेकिन अकाउंट्स में प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम पे हमें एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू जो दी है हमें वही लेनी है। एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू अगर वो बोलते हैं कि 20,000 है तो हमें 20,000 के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करना है, तो हमें 20,000 के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सिर्फ एक एस्टिमेशन है, ये क्या है, सिर्फ एक एस्टिमेशन है, ठीक है। तो दो बातें समझ ली हमने, रेसिडुअल वैल्यू क्या होता है और यूजफुल लाइफ क्या होती है। अब देखेंगे उसकी कॉस्ट क्या होती है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ असेट क्या होता है, कॉस्ट ऑफ असेट, ठीक है। कॉस्ट मतलब क्या होता है, जितने में हमने उसे खरीदा है, परचेस वैल्यू क्या हो सकता है, परचेस वैल्यू, ठीक है। जैसे कि इन्वेंट्री में हमने देखा था बहुत सारे खर्चे लगते हैं, जैसे कि मान लो हमने सबसे पहले लेते हैं अपना पहले ले लेते हैं अपना परचेस प्राइस, ठीक है। हमने कुछ कीमत पे वो खरीदा होगा, परचेस प्राइस। फिर अगर मान लो हमें कुछ डिस्काउंट मिला है तो वो डिस्काउंट लेस कर देंगे, लेस ट्रेड डिस्काउंट। जैसे कि पिछले टॉपिक में जैसे कि हमने इन्वेंट्रीज में देखा था, हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला था 3% का, तो हमने लेस किया था वो, ठीक है। फिर हमने सेल्स टैक्स ऐड किया था, तो ऐड टैक्सेस, ठीक है। कौन से वाले, नॉन रिफंडेबल, जो नॉन रिफंडेबल टैक्सेस है उसे हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर कुछ लोडिंग लग रहा है, अनलोडिंग लग रहा है, लोडिंग अनलोडिंग ऐड करेंगे, लोडिंग अनलोडिंग ऐड कर देंगे, लिखना है आपको साथ साथ, ठीक है। प्लस ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लग रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हम ऐड कर देंगे, ठीक है। प्लस इंस्टॉलेशन का खर्चा लग रहा है, इंस्टॉलेशन का खर्चा हम ऐड कर देंगे, अभी आपको लिखना है, मैं एक्सप्लेन करूँगा अभी, ठीक है। प्लस हमने कोई मशीनरी ली तो हम उसका अब एक ट्रायल रन लेना चाहते हैं, तो हम उसका भी एक पहले ट्रायल रन लेना चाहते हैं, तो ट्रायल रन का जो खर्चा है, ट्रायल रन का खर्चा भी हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है।
ट्रायल रन से जो आउटपुट निकला अगर अच्छी क्वालिटी का है तो हम उसे मार्केट में सेल कर देंगे, तो वो बेच के हमें कुछ पैसा मिलेगा तो वो लेस कर देंगे। लेस इनकम फ्रॉम ट्रायल रन, लेस इनकम फ्रॉम ट्रायल रन, ठीक है साहब। तो नेट जो हमें मिल रहा है वो हमारा हो जा रहा है कॉस्ट, इसे हम क्या कहेंगे, कॉस्ट। अब देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, हम एयर कंडीशन खरीदते हैं, एसी खरीदते हैं, ठीक है। एसी की कीमत है 50,000, तो क्या हम 50,000 रुपयों में एसी को हमारे बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे कि नहीं साहब, रौनक सर ने बोला था 50,000 में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, फिर कितने पे करेंगे। एसी हमने कहाँ से ली हमने एसी ली हड़प सर से, हमारा ऑफिस है बानेर में, तो जहाँ से हमने शोरूम से खरीदी है, शोरूम से हमारे ऑफिस तक लाने का भी तो कुछ खर्चा लगा होगा, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन लग गया होगा मान लो 1,000 रुपया, ठीक है। हमने खरीदी थी 50,000 में, ज़्यादा अभी डिस्काउंट वगैरह कुछ देखते नहीं है, ठीक है। 50,000 में खरीदी थी, ट्रांसपोर्टेशन लग गया होगा 1,000 का, फिर इंस्टॉल भी तो करना पड़ेगा ना, ऊपर इंस्टॉल भी तो करना पड़ेगा, तो 1,000 रुपया वो लग गया। तो ये सारे खर्चे हम ऐड कर देंगे तो हम 52,000 आ रहा है, तो ये 52,000 में हम हमारे बुक में उस असेट को रिकॉर्ड करेंगे। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ फिक्स असेट की कॉस्ट कितनी, all the expenses, I repeat, all the expenses incurred to bring the fixed asset at its present condition and location, all the expenses incurred to bring the fixed asset to its present condition and location are capitalized। मतलब जितने भी खर्चे फिक्स असेट को प्रेजेंट कंडीशन लोकेशन में लाने के लिए लग रही है, यूजेबल कंडीशन में उसको लाके इंस्टॉल करने के लिए लग रहे हैं, वो सारे 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 खर्चों को हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे। वी विल कैपिटलाइज ऑल दी एक्सपेंडिचर्स, ठीक है। ये सारे खर्चों को हम कैपिटलाइज करेंगे, ठीक है। लिखना है आपको इतना, स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो जल्दी से। ठीक है, ठीक है। अब सर डेप्रिसिएशन चार्ज करने के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। पहला क्या हो सकता है, हमें हमारी करेक्ट इनकम डिटरमाइन करनी है ना, क्योंकि डेप्रिसिएशन कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। गलत डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया तो इनकम कम ज़्यादा दिखाई देगी। नेक्स्ट, ट्रू बैलेंस शीट फिगर। सर हमने 5 साल पहले 10 लाख का मशीन खरीदा था, आज भी वो बैलेंस शीट में 10 लाख का दिख रहा है, ये सही बात है कि आज तो उसकी रिकवरेबल वैल्यू कम होगी, तो हमें बैलेंस शीट का फिगर सही आना चाहिए, इसलिए हमें उसे डिप्रिशिएट करना है। फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट, सर 5 साल बाद ये मशीन खराब हो जाएंगी तो हमें दूसरी मशीन लाना होगा, तो दूसरी मशीन के लिए हम एकदम से 10 लाख रुपया कहाँ से लाएंगे, इसलिए हम क्या करते हैं, हर साल 2-2 लाख डेप्रिशिएट करते हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट हो रहा है, ये कैसा है, नॉन कैश एक्सपेंस है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट हो रहा है, लेकिन पैसा किसी को पे करना पड़ रहा है क्या, नहीं। जितना पे करना था वो तो हमने ईयर 1 में पे कर दिया, तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो रहा है, लेकिन जेब से कैश जा रही है क्या, नहीं। ये तो सिर्फ एक बुक एंट्री हो रही है, एक जर्नल पास हो रही है, तो हमें रिजर्व तैयार होते जाएगा, हमें पता होगा कि हमें नया मशीन कब लेना है और नए मशीन के लिए हमारे पास फंड्स रेडी होंगे, ठीक है। तो ये है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो हमने पहले देखा फिक्स असेट क्या होती है, करंट असेट क्या होती है, बाद में हमने देखा डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज करना है, फिर हमने देखा डेप्रिसिएशन कौन सी 3 बातों पे डिपेंड करता है, कॉस्ट, यूजफुल लाइफ और स्क्रैप वैल्यू, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। फिर हमने देखा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है। कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करनी है हमने वो देखा, ओके। अब आते हैं हमारे मटेरियल में क्या बोला है डेप्रिसिएशन के बारे में। चलो मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन देखते हैं, डायरेक्टली मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन देखते हैं। इसके पहले का अपन ने अभी पूरा समझा दिया है मैंने आपको। मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, वैसे तो बहुत सारी मेथड है, 8-10 मेथड है, लेकिन एग्जाम में इंस्टीट्यूट के हिसाब से हमें SLM मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस और यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड, नहीं वैसे तो इंस्टीट्यूट है यार, कुछ प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते, तो ऐसा बोलना गलत होगा कि इस पे ही सवाल आएगा या इस पे ही आएगा, किसी पे भी सवाल आ सकता है, और सारी मेथड्स एकदम इजी है माय फ्रेंड्स। डेप्रिसिएशन एक बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है, इसे तो बिल्कुल छोड़ना नहीं है।
लॉजिक फंडा अगर आपका क्लियर हो गया तो फिर आपको तो डेप्रिसिएशन में कोई रोक ही नहीं सकता, ठीक है। तो वन बाय वन एक एक मेथड को हम देखेंगे। पहला मेथड देखते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या बोलता है कि हर साल एक फिक्स्ड अमाउंट हम डेप्रिशिएट कर देंगे। आई रिपीट, स्ट्रेट लाइन मेथड मोस्ट सिंपल, सबसे सिंपल मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या बोलता है कि हर साल एक ही अमाउंट पे हम, एक इक्वल अमाउंट पे हम असेट को डेप्रिशिएट करेंगे, एक फिक्स्ड अमाउंट पे हम असेट को डेप्रिशिएट करेंगे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस्ट ऑफ असेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। देखो तीनों भी वही फैक्टर्स हो गए। कॉस्ट ऑफ असेट हमने देखा था, ये देखा था ना अभी हमने फैक्टर्स में देखा था हमने, कॉस्ट, स्क्रैप वैल्यू और यूजफुल लाइफ। वही तीन फैक्टर्स को यूज किया है भैया जी इन्होंने, कॉस्ट, स्क्रैप वैल्यू, यूजफुल लाइफ, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ असेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, ठीक है। अब कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू जो है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू जो है, इसे ही हम कहते हैं डेप्रिसिएबल वैल्यू, इसे ही हम बोलते हैं डेप्रिसिएबल वैल्यू या डेप्रिसिएबल अमाउंट। और अभी हमने ऊपर देखा डेप्रिसिएबल वैल्यू या डेप्रिसिएबल अमाउंट मतलब ही क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन दैट कैन बी चार्ज टू दी असेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, ठीक है। इतना हम डेप्रिसिएट कर सकते हैं, ओके। और अगर हमें स्ट्रेट लाइन मेथड का डेप्रिसिएशन का रेट निकालना है तो सिंपल है, मान लो 1,10,000 की मशीन है, कॉस्ट है, स्क्रैप वैल्यू आ रहा है 10,000, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा, और ईयर है 10 साल की उसकी लाइफ है, तो 1,00,000 डिवाइड बाय 10 मतलब 10,000 रुपये हर साल का डेप्रिसिएशन है। हर साल का डेप्रिसिएशन कितना है, 10,000, ठीक है। अब अगर हमें रेट निकालना है तो कैसे आएगा, 10,000 का डेप्रिसिएशन लग रहा है, कॉस्ट ऑफ असेट है 1,10,000, तो जो भी आएगा वो हमारा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जनरली एग्जाम में पूछते नहीं है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमें दे दिया होता है और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। तो सिंपल है एकदम। उसके बाद एक है उसके बाद है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, या इसे हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी क्या कहते हैं, या इसे हम WDV मेथड भी कहते हैं, ठीक है। और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंगली हमें यही मेथड यूज करनी होती है, ठीक है। सेकेंड मेथड इंपॉर्टेंट मेथड WDV मेथड, डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड भी कहते हैं, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं इसे, रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें दो मेथड है, एक है प्रोविजन वाला मेथड और एक है नॉर्मल मेथड। मतलब ये तो जनरल चीज़ है, ये थोड़ा रुक के बताता हूँ आपको। एक पहले इलस्ट्रेशन देख लेते हैं हम, फिर उस पर से आपको क्लियर होगा। पहले हम देखते हैं, हमने मशीन अक्वायर की है 1 जुलाई 2015 को 14 लाख की, और 1 लाख रुपया इंस्टॉलेशन पे खर्चा किया। तो भैया जी हमारे बुक्स में फिक्स एसेट कितने रुपयों पे दिखेंगी, 14 + 1 15 लाख में दिखनी चाहिए। कितने में दिखनी चाहिए, 15 लाख में, ठीक है। द फर्म राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन एट 10% पर एनम ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट एवरी ईयर। इसी का मतलब क्वेश्चन चिक चिक के क्या बोल रहा है, स्ट्रेट लाइन मेथड। क्या बोल रहा है, स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन हमें फॉलो करनी है। और हम ईयर कौन सा फॉलो कर रहे हैं, 1 जनवरी से 31 दिसंबर, मतलब कैलेंडर ईयर हम फॉलो कर रहे हैं। तो हमें मशीनरी अकाउंट बताना है, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है, मशीनरी अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, जो डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन हम टाइम के बेसिस पे चार्ज करेंगे। जैसे कि यहाँ देख लेते हैं, हमने मशीन कब खरीदी है, 2015 जुलाई 1, 2015 जुलाई 1, ठीक है। कितने की खरीदी है, 14 लाख की। तो क्या है, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 14 लाख, फिर बाद में फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1 लाख, कैपिटलाइज करेंगे इसको भी हम, कॉस्ट में आएगा। तो हमारी मशीन कितने की होगी, 15 लाख की, ठीक है। अब वो बोलते हैं ये जो 15 लाख की मशीन है उसको क्या रेट से चार्ज करना है डेप्रिसिएशन, 10% पर एनम, 10% पर एनम, 10% पर एनम।
हमने एक्वायर कब किया, जुलाई में। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने हैं, तो मतलब सिर्फ 6 महीने का डिप्रिसिएशन लगना चाहिए, तो फॉर 6 मंथ्स, तो 6 महीने का डिप्रिसिएशन लग गया 75,000। तो एंट्री क्या हो जाएंगी, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट, तो कितना आ गया 75, बैलेंसिंग फिगर आ गया हमारा, ठीक है। और डिप्रिसिएशन अकाउंट में भी पोस्ट कर दो इसको 75,000। डिप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। इसे हमने ट्रांसफर कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया, अगले साल का ओपनिंग बैलेंस हो गया। अब अगले साल क्या है, स्ट्रेट लाइन मेथड बोला है हमें, स्ट्रेट लाइन मेथड बोला है 10% पर एनम ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट एवरी ईयर। अब ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी अपनी, 15 लाख, 15 लाख का 10% ही हमें हर साल चार्ज करना है। ये यहाँ पे भी क्या किया हमने, 10% किसका लिया, 15 लाख का लिया, लेकिन 6 महीने यूज़ किया था इसलिए 6 महीने। अब यहाँ पे भी क्या करेंगे, 15 लाख का ही 10% लेंगे, मतलब 1.5 लाख। अब हर साल हम 1.5 लाख 1.5 लाख 1.5 लाख चार्ज करते जाएंगे, ठीक है। तो सिंपल था, ये था हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड, ये था हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड, ओके। अब देखेंगे सेकेंड इलस्ट्रेशन, सेम क्वेश्चन है, 14 लाख का मशीन है, 1 लाख इंस्टॉलेशन लगा है, 10% पर एनम एवरी ईयर बोलता है वो, ठीक है। और क्या बोलता है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड देखेंगे। कैपिटलाइज कर दिया अपन ने 14 लाख और प्लस 1 लाख 15 लाख, फिक्स्ड असेट अकाउंट डेबिट 15 लाख टू बैंक, ठीक है। बाद में डिप्रिसिएशन करना है, तो वही पहले साल में तो कितना आएगा, 10% ऑफ 15 लाख इंटू 6/12, मतलब सिर्फ 6 महीनों के लिए, तो 75,000 आ गया। कितना आ गया, 75,000। बैलेंस आ गया, बैलेंस अगले साल ओपनिंग आ गया। अब अगले साल में कितना यूज हुआ मशीन, जनवरी से लेके दिसंबर तक, जनवरी से लेके दिसंबर तक, मतलब कितना, 12 मंथ्स। अब रिड्यूसिंग बैलेंस पे हमें डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। बैलेंस है कितना एसेट का, 14,25,000। अब हमें 14,25,000 पे 10% चार्ज करना है। भैया जी ध्यान में आ रहा है क्या, 14,25,000 पे 10%, मतलब 1,42,500, 14,25,000 पे 10%, मतलब 1,42,500। तो ये आ गया हमारा बैलेंसिंग फिगर। सिंपल है। पहला मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड, जो ओरिजिनल कॉस्ट थी उस पर एक X% हम हर साल डिप्रिशिएट कर रहे हैं, एक फिक्स परसेंटेज से हम चार्ज कर रहे हैं ओरिजिनल वैल्यू को, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो रिटर्न डाउन वैल्यू है, जैसे कि ओपनिंग वैल्यू है हमारी 15 लाख, 15 लाख पे पहले हमने 10% से चार्ज किया, 75,000 माइनस हो गया। फिर बाद में ये क्या आ गया, 14,25,000 का हमारा WDV आ गया। अब सेकेंड ईयर में हम 14,25,000 पे डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, 1,42,500। फिर क्लोजिंग बैलेंस कितना बच गया, 12,82,500। अब अगले साल ये क्या हो गया हमारा, WDV हो गया। अब अगले साल इस पे 10% लगेगा, तो ये क्या है, WDV मेथड। सिंपल है एकदम, बहुत लॉजिकल है, नाम में ही उसका मतलब बताया है, WDV मेथड एकदम सिंपल है, ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे सम ऑफ ईयर्स ऑफ डिजिट मेथड। इसे लगा दो 5 सितारे, 5 स्टार। मेथड बहुत बहुत ज़्यादा हलकट मेथड है, बहुत सिंपल मेथड है, लेकिन पता नहीं स्टूडेंट्स लोगों को इस मेथड में काफ़ी कंफ्यूजन होता है। मेथड बहुत सिंपल है, आज हम एक बार इसे समझ लेंगे, आप कभी नहीं भूल पाओगे इस मेथड को। बहुत सिंपल मेथड है। ये मेथड क्या बोलता है, द नंबर ऑफ ईयर्स देखो डिप्रिसिएशन को हम नहीं किया, जो जितनी उसकी लाइफ बची है, जैसे कि हमने कोई असेट खरीदी है, तो वो असेट को हम जब इनिशियल ईयर्स होते हैं, जब नवी नवी होती है, तब उसका यूजेज ज़्यादा होता है, तब उसका आउटपुट ज़्यादा होता है। तो लॉजिकली जो इनिशियल ईयर है, जो नवी नवी मशीन है, जब वो ज़्यादा आउटपुट दे रही है, तब उसका डिप्रिसिएशन ज़्यादा चार्ज होना चाहिए एज कम्पेयर टू द लेटेस्ट, जो जूने ईयर्स हो गए, मतलब 10 साल की लाइफ है, तो स्टार्टिंग के 2-3 ईयर्स में ज़्यादा प्रोडक्शन मिलेगा, फिर धीरे धीरे उसका प्रोडक्शन कम होता जाएगा। तो जाहिर सी बात है, जो इनिशियल फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर है, तो ऐसा डिप्रिसिएशन धीरे धीरे कम होना चाहिए। तो इसके लिए ये मेथड है सम ऑफ ईयर्स ऑफ डिजिट मेथड, सम ऑफ ईयर्स ऑफ डिजिट मेथड। इसका फॉर्मूला क्या है, द नंबर ऑफ ईयर्स इंक्लूडिंग द प्रेजेंट ईयर ऑफ रिमेनिंग लाइफ ऑफ द एसेट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ द लाइफ ऑफ द एसेट। ठीक है, कुछ समझा नहीं सर, ओवरहेड्स गया सब। ठीक है, ये मेथड क्या बोलती है कि
आज अगर हमें डेप्रिसिएशन देना है तो हमें देखना है कि आज से उसकी कितनी लाइफ बची है, कितने साल और हम उस असेट को यूज कर सकते हैं, और इस ईयर को भी इंक्लूड करना है, इंक्लूडिंग द प्रेजेंट ईयर। ठीक है, हम मान लो कहेंगे ये एग्जाम्पल है, ये देख लेंगे। सपोज द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एन असेट इज 10 ईयर्स। लाइफ की असेट की लाइफ है 10 साल। द टोटल ऑफ ऑल द डिजिट्स फ्रॉम 1 to 10 इज 55। ठीक है, हमें क्या चाहिए, टोटल ऑफ ऑल द डिजिट ऑफ द लाइफ ऑफ एन एसेट, मतलब 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 2 प्लस 1। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है हमारा 55 आ रहा है। कितना आ रहा है 55 आ रहा है। ओके, अब डिनोमिनेटर हो गया हमारा। न्यूमरेटर क्या बोलता है, द नंबर ऑफ ईयर्स इंक्लूडिंग द प्रेजेंट ईयर ऑफ रिमेनिंग लाइफ। द डेप्रिसिएशन टू बी रिटर्न ऑफ इन द फर्स्ट ईयर विल बी, पहले साल जब नवी मशीन है तो तब उसकी यूजफुल लाइफ कितनी बची है 10, 10 डिवाइडेड बाय 55, 10 डिवाइड बाय 55। ठीक है, सेकेंड ईयर में कितनी लाइफ बचेंगी 9 साल, तो 9 डिवाइड बाय 55, ऐसे डेप्रिसिएशन आएगा। अच्छा सर, अब जरा ये बताना, अगर उसकी लाइफ 50 साल दे दी तो क्या एग्जाम में बस खेलते बैठना 1 + 2 + 3 + 4 + 5? नहीं, इसके लिए फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। n क्या है, उसकी यूजफुल लाइफ, तो हमारे केस में क्या थी, यूजफुल लाइफ 10 थी, तो n आ गया 10 इंटू n प्लस 1, n था 10 प्लस 1 हो गया 11 डिवाइड बाई 2, 11 इंटू 10 55, नहीं 110 डिवाइडेड बाई 2 55, टेंग 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 टेंग। एंड द मैजिक, इट्स नॉट मैजिक, इट्स लॉजिक। तो फॉर्मूला क्या है, ये तो जो ईयर है, लाइफ है उसकी, उसको ऐड करने का फॉर्मूला क्या है, एक एक ऐड नहीं करना है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, हम ये इलस्ट्रेशन 3 देखेंगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। मेसर्स आकाश परचेज अ मशीन फॉर ₹10 lakhs। ठीक है, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ एंड स्क्रैप वैल्यू वर 10 ईयर्स एंड 1,20,000। द मशीन वॉज पुट टू यूज ऑन 1 जनवरी 2010। शो द मशीन एंड डिप्रिसिएशन अकाउंट इन देयर बुक्स फॉर 2015। हमने खरीदा कब, 2010 में। 2010, 11, 12, 13, 14, 15, हमें 15 में उसका मशीनरी अकाउंट बनाना है और 15 में उसका डिप्रिसिएशन बनाना है। हमें वैल्यू क्या दी है 10 लाख, लेकिन 10 लाख तो यहाँ की वैल्यू है, तो हमें यहाँ से यहाँ तक पहले डिप्रिशिएट करते लाना है, यहाँ से यहाँ तक डिप्रिशिएट करते लाना है। तो हम करेंगे क्या, पहले वर्किंग नोट बना लेंगे। 2010, 11, 12, 13, 14, 5 साल का डिप्रिसिएशन हमें देना है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, डेप्रिसिएबल वैल्यू। डेप्रिसिएबल वैल्यू कितनी है, कितने में खरीदी थी, और स्क्रैप वैल्यू कितना मिलने वाला है, तो मतलब 10 लाख में खरीदी थी, स्क्रैप वैल्यू 1,20,000 मिलने वाला है, मतलब 8,80,000 हम डिप्रिशिएट करने वाले हैं। ठीक है, तो ईयर 2010 जो फर्स्ट ईयर है 2010, तो उसमें उसका वैल्यू क्या आएगा 8,80,000, उसमें डिप्रिसिएशन कितना आएगा 8,80,000। लाइफ कितनी बची है 10 साल की लाइफ बची है, डिवाइड बाय 55, ये जो भी आएगा ये 2010 का डिप्रिसिएशन है। फिर आएगा 2011, डिप्रिसिएबल वैल्यू कितनी है 8,80,000, लाइफ कितनी बची है 9, डिवाइड बाय 55, ये आएगा 2011 का। सिमिलरली 12, 13, 14 ऐसा करना है, लेकिन इतना करने की जगह सीधा सीधा हम यही तो कर सकते हैं, डिनोमिनेटर तो हर जगह यही है और मल्टीप्लायर भी यही है। तो हम क्या करेंगे 8,80,000 इंटू 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 डिवाइड बाय 55, तो ये 5 साल का डिप्रिसिएशन एक साथ आ जाएगा, वो आ गया है 6,40,000। ठीक है, तो 1 जनवरी को ओपनिंग वैल्यू कितनी आ जाएंगी, 10 लाख की मशीन थी 2010 में, उसको हमने 6,40,000 डिप्रिशिएट कर दिया पिछले 5 सालों में, है ना, 6,40,000 पिछले 5 सालों में डिप्रिशिएट कर दिया है, तो ओपनिंग बैलेंस क्या आ गया 3,60,000। अब इस साल हमें डिप्रिसिएशन करना है 2015 में। लाइफ कितनी है टोटल 10 में से 5 साल बीत गए, अब बचे कितने 5 साल बचे, तो 8,80,000 8,80,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 55, तो हमें इस साल का डिप्रिसिएशन मिल जाएगा। डिप्रिसिएशन चल जाएगा यहाँ पे, यहाँ से चल जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, और 3,60,000 माइनस डिप्रिसिएशन, क्लोजिंग बैलेंस आ गया। है ना सिंपल, एकदम सिंपल है सर। ओके, ये एन्युटी वगैरह सिलेबस से निकल गया है।
ओके, तो हम ये हमने दो मेथड देखी, स्ट्रेट लाइन मेथड, WDV मेथड और सिंकिंग सॉरी और अपना सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। तीसरी मेथड थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, सिर्फ फाउंडेशन लेवल पे ही आपको वो मेथड काम की है, फाउंडेशन लेवल पे ही आपको मेथड पढ़नी है, ध्यान देना है, इसके आगे लाइफ में कभी वो मेथड काम नहीं आने वाली है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है स्टूडेंट्स को कि वो सम ऑफ द ईयर्स क्या कर रहे हैं, ठीक है। पहली दो मेथड तो लाइफ लॉन्ग यूज करनी है, हाँ, फाइनल तक के आपको पहली दो मेथड का पाला पड़ने वाला है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट मेथड देखते हैं, ये भी लॉजिकल है, मशीन आर मेथड। मशीन आर मेथड, अब कई फिक्स्ड असेट्स ऐसी होती है जिसकी लाइफ ईयर्स में मेजर नहीं करते हम, जिसकी लाइफ हम ईयर्स में मेजर नहीं करते, उसकी लाइफ हम आवर्स में मेजर करते कि ये जो असेट है ये कितने आवर्स तक के यूज हो सकती है, ये असेट को कितने आवर्स हम चला सकते हैं, 5000 आवर्स, 10,000 आवर्स, ऐसी भी काफ़ी मशीन्स होती है जिसका लाइफ हम आवर्स में मेजर कर सकते हैं। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, जो डेप्रिसिएबल वैल्यू है उसे हम यूजेज के बेसिस पे चार्ज करेंगे। आई रिपीट, डेप्रिसिएबल वैल्यू को हम यूजेज के बेसिस पे हम चार्ज करेंगे, ठीक है। एक इलस्ट्रेशन के साथ ही समझ लेते हैं, सिंपल है एकदम। मशीन हमने 30 लाख में खरीदी थी और उसकी एस्टिमेटेड टोटल वर्किंग आवर्स दिए हैं 24,000। एक असेट हमने खरीदी थी 30 लाख में और वो 24,000 घंटे चलने वाली है, और स्क्रैप वैल्यू दे रखी है 2 लाख। स्क्रैप वैल्यू दे रखी है 2 लाख, और वो कैसे कैसे यूज होने वाली है वो देख लो। पहले 3 साल 3,000 आवर्स पर ईयर, मतलब ईयर 1 में 3,000 आवर्स, ईयर 2 में 3,000 आवर्स, ईयर 3 में 3,000 आवर्स, ईयर 4, 5, 6 हर साल 2600, 2600, 2600, और आखिरी के 4 साल 1800, 1800, 1800। ये उसका यूजेज का पैटर्न दे दिया है। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला सीधा सीधा हमारा वही रहेगा, डेप्रिसिएबल अमाउंट, डेप्रिसिएबल अमाउंट इनटू ये साल आवर्स कितने यूज हुए और डिवाइड बाय टोटल आवर्स, डिवाइड बाय टोटल आवर्स, ठीक है। तो डेप्रिसिएबल अमाउंट कितना है हमारा, एसेट खरीदी कितने में हमने, 30 लाख में भैया जी हमने एसेट खरीदी, और उसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी बोलता है, 2 लाख। तो 30 माइनस 2, 28 लाख रुपया उसका डेप्रिसिएबल अमाउंट है। 30 लाख माइनस 2 लाख, 28 लाख रुपया, ठीक है। तो पहले 3 साल में कितना कितना यूज किया हमने, 3,000 घंटा यूज किया है। टोटल कितना यूज करने वाले हैं, लाइफ कितनी है उसकी, 24,000 है। तो 28 लाख, 28 लाख डिवाइड बाय 24,000, तो ये क्या आ जाएगा, पर आवर का डिप्रिसिएशन। 1 घंटा अगर मशीन चलती है तो कितना डिप्रिसिएट होती है, और हमने तो 3,000 किया है, तो इंटू 3,000। तो पहले साल में 3.5 लाख, दूसरे साल में 3.5 लाख, तीसरे साल में 3.5 लाख, नेक्स्ट 4th ईयर में कितना है बोलते हैं, 2600। तो डेप्रिसिएबल अमाउंट तो उतनी ही रहेगी, 28 लाख इंटू 2600 डिवाइड बाय 24,000, तो अगले 3 साल इतना, फिर उसके बाद कितना, जितना यूज किया है उतना करते जाओ। सिंपल मेथड है, बहुत ज़्यादा लॉजिकल मेथड है, सिंपल है, बहुत ज़्यादा लॉजिकल है। अब अगर ये मेथड समझ गई है तो नेक्स्ट मेथड कंट्रोल सी कंट्रोल वी है, कॉपी पेस्ट है। यहाँ हमने क्या किया है, आर के बेसिस पे कि मशीन कितने आर्स, हमने जो असेट है, असेट की लाइफ को हमने नंबर ऑफ आर्स के बेसिस पे कैलकुलेट किया, मतलब जो असेट थी उसकी लाइफ कितनी बोल दी हमने, 24,000 घंटे, 24,000 आवर्स उसकी लाइफ है, और जितने आवर्स जिस ईयर में यूज़ किए हैं उतना उस ईयर को डेप्रिसिएट कर दिया हमने रेशियो प्रपोर्शन की मेथड से। ठीक उसी तरह कुछ असेट ऐसी होती है जिनकी लाइफ यूनिट्स के बेसिस पे डिटरमाइन होती है। जैसे कि मान लो कोई एसेट है, उसकी लाइफ है 1 लाख यूनिट्स, मतलब इस मशीन से आप 1 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, सेम वही फॉर्मूला, डेप्रिसिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय 1 लाख यूनिट्स, डेप्रिसिएबल अमाउंट डिवाइड बाय 1 लाख यूनिट्स। तो ये क्या हो गया, पर यूनिट का डेप्रिसिएशन इनटू प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर। उस साल हमने कितना प्रोडक्शन किया है, उस पर्टिकुलर ईयर में हमने कितना प्रोडक्शन किया है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उस पर्टिकुलर ईयर का हमें डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। ठीक है, डेप्रिसिएबल अमाउंट कॉमन है, एस्टिमेटेड टोटल आर्स था वहाँ पे, तो यहाँ प्रोडक्शन आ गया,
और वहाँ पे एक्चुअल आवर्स था तो यहाँ एक्चुअल पीरियड आ गया, सिंपल है। जैसे कि वही है 20 लाख का मशीन है, 2 लाख का स्क्रैप वैल्यू है, मतलब डेप्रिसिएबल वैल्यू कितना हो गया, 18 लाख डेप्रिसिएबल वैल्यू हो गया। मशीन कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने वाला है, 1.5 लाख, तो सीधा सीधा 18 लाख डिवाइड बाय 1.5 लाख, ये क्या हो गया, पर यूनिट का डेप्रिसिएशन। अब ईयर 1 में कितना यूनिट्स किया, 20,000, तो इंटू 20,000। ईयर 2 में कितना किया, 20,000 इंटू 20,000। ईयर 3 में कितना किया, 20,000 इंटू 20,000। तो हमने क्या किया, पहले 3 साल का 20,000 डिवाइड बाय 1.5 लाख इंटू स्क्रैप वैल्यू इंटू डेप्रिसिएबल वैल्यू, तो ये पहले 3 साल का डेप्रिसिएशन आ गया। मतलब ईयर 1 में 240, ईयर 2 में 240, ईयर 3 में 240, टोटल डेप्रिसिएशन नहीं है, ये 3 अलग अलग साल का डेप्रिसिएशन है, मतलब सेम सेम आ रहा है तीनों साल में। ठीक उसी तरह 4 to 7, 8 to 10, 4 to 7, 8 to 10, सिंपल है एकदम। ओके, नेक्स्ट है डिप्लीशन। ठीक है, जो ऊपर की 2 मेथड है वही यहाँ कॉपी पेस्ट है। बस ध्यान में देने वाली बात क्या है, समझ लो, एज सच कुछ कैलकुलेशन पार्ट में डिफरेंस नहीं आएगा, सिर्फ समझ लो। जो फिक्स्ड असेट होती है उसको हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएट करते हैं। जो फिक्स्ड असेट होती है उसको हम डेप्रिसिएट करते हैं। लेकिन अगर कोई नेचुरल रिसोर्सेज है, जैसे कि कोल माइंस है, जैसे कि कोल माइंस है, तो उसको हम डेप्रिसिएट नहीं करते, उसको हम डिप्लीट करते हैं। उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम डिप्लीट, डिप्लीशन करना। तो ऐसा है क्या कि कोयले की खदान है, हम वहाँ से कोयला निकालते ही जा रहे हैं, कोयला निकालते जा रहे हैं, हाँ बाबू ऐसा है, हम सिर्फ कोल एक्सट्रैक्ट करते जा रहे हैं, ऐसा है क्या, नहीं। कभी ना कभी तो कोल खत्म होगा, कभी ना कभी तो तेल खत्म होगा, तो उसको हम बोलते हैं डिप्लीशन। ये कहाँ यूज होती है, जनरली ये नेचुरल रिसोर्सेज के केस में हम ये मेथड फॉलो करते हैं। तो सेम वही मेथड है, 1 करोड़ की, जैसे कि सूर्या लिमिटेड ने लीज पे क्वेरी ली, मतलब लैंड वगैरह ली, उसकी वैल्यू है 1 करोड़, ठीक है, और उसमें से हम 2 लाख टन कोल निकालने वाले हैं, 2 लाख टन का एक्सट्रैक्शन करने वाले हैं, और हमें हर साल कितना कितना एक्सट्रैक्शन किया है वो दे दिया है। तो सिंपल है, हमें हर साल का अगर डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है या डिप्लीशन कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, वही मेथड से कर लेंगे, सीधा सीधा 1 करोड़ डिवाइड बाय 2 लैक्स इंटू 2000। 1 करोड़ डिवाइड बाय 2 लैक्स इंटू 2000, वही जो फॉर्मूला ऊपर था, डेप्रिसिएबल वैल्यू इंटू करंट ईयर में कितना एक्सट्रैक्ट किया वो, और डिवाइड बाय टोटल एस्टिमेट कितना एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं, वही किया। देखो इसको प्रेजेंटेशन इन्होंने थोड़ा ऐसा ही किया है, 1 करोड़, ठीक है, डिवाइड बाय कितना एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं हम, कितना, 2 लाख टन हम एक्सट्रैक्ट करने वाले, और इस साल हमने एक्सट्रैक्ट किया कितना है, 2000 इंटू 2000। वही तो भैया हमने मशीन आवर मेथड में किया था, वही तो हमने यूनिट्स वाले मेथड में किया था, कॉपी पेस्ट है, एकदम सिंपल है भैया जी। ओके, ठीक है, तो यहाँ तक बेसिक मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन हमने देख ली है। आई होप आपको मजा आ रहा होगा, एंथुजियाज्म रखो, ये वीडियो देख के ही आपका पूरा अकाउंट्स कंप्लीट हो जाएगा, पूरा अकाउंट्स रिवाइज हो जाएगा। ऐसे तो आपको फोबिया होगा, साहब मैं अकाउंट्स रिवाइज करने बैठूँ तो 1 घंटा बोल रहा हूँ, 1 हफ्ता लग जाएगा, लेकिन हमारे साथ साथ क्लास के फ्लो में आपका पूरा अकाउंट्स कब खत्म हो जाएगा एक बार रिवाइज, आपको पता ही नहीं चलेगा। प्रोवाइडेड आपने एक बार पहले पढ़ा होना चाहिए, आपकी पढ़ाई पहले हुई होगी तो आपको ये सारे सेशंस में मज़ा आ रहा होगा और आपका फटाफट रिवाइज हो रहा होगा। काफ़ी स्टूडेंट, जब 5 मिनट हमने अनुलोम विलोम किया था, जब लंबी गहरी सांस ली थी, काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेज आए, सर मज़ा आ रहा है, और फटाक से 1 घंटे में सर आपने इन्वेंट्री कवर करा दिया। ऐसे ही आगे फटाफट कराते रहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट, अब यहाँ तक था एकदम सिंपल पार्ट, ठीक है, मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन थी। अब इसमें कुछ इवेंट्स, कुछ अलग इवेंट्स हैं वो देखेंगे। ऐसा है क्या, हमने कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीद ली, उसकी लाइफ हमने पकड़ी है 10 साल, तो क्या 10 साल यूज़ करना ज़रूरी है क्या? हो सकता है 4 साल बाद भी हम उसे बेच दें, ख़राब हो गई हो, या ऐसा हो सकता है कि 4 साल बाद हमें उससे अच्छी मशीन मिल गई हो, नई टेक्नोलॉजी की, तो कुछ भी पॉसिबल है, एनीथिंग इज़ पॉसिबल। तो
जब हम असेट को सेल करते हैं या हम उसे जब डिस्पोज करते हैं तो हमें कुछ प्रॉफिट होगा और कुछ लॉस या कुछ लॉस होगा। दो ही बातें हैं, एक तो प्रॉफिट हो सकता है या लॉस हो सकता है। तो वो प्रॉफिट और लॉस का क्या ट्रीटमेंट है, वो प्रॉफिट एंड लॉस का क्या ट्रीटमेंट है, तो वो प्रॉफिट और लॉस का कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं है, एकदम सिंपल है। उससे रिकॉर्ड कर लो, प्रॉफिट हुआ प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लो भैया जी, लॉस हुआ लॉस रिकॉर्ड कर लो, सिंपल है एकदम, ठीक है। लेकिन सर प्रॉफिट है या लॉस है, ये चीज़ कैलकुलेट करने के लिए हमें दो बातें लगती है। एक तो सेल्स वैल्यू, ठीक है, सेल्स कंसिडरेशन, हमें कितना पैसा मिल रहा है, ठीक है, सेल्स कंसिडरेशन, और हमारे पास उसकी कीमत कितनी है, उसकी कॉस्ट कितनी है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, पॉजिटिव आया है तो प्रॉफिट, नेगेटिव आया है तो लॉस। सेल्स वैल्यू तो हमें पता चल जाएंगी, लेकिन कॉस्ट क्या लेंगे सर। हमने मशीन खरीदी थी ईयर 1 में, आज 5 साल हो गए हैं और आज हम उसे बेच रहे हैं, तो क्या ईयर 1 की कॉस्ट सही रहेगी क्या, ईयर 1 की कॉस्ट सही रहेंगी क्या, नहीं। हमें तो कॉस्ट आज की लेना पड़ेगा। हमने ईयर 1 2 3 4 4 साल में जो यूज़ किया है उसकी हमने डेप्रिसिएट किया है, उतना तो हमने उसका मज़ा ले लिया है, उतना तो हमने उसको डेप्रिसिएट कर दिया है, तो उतना कॉस्ट उसका माइनस करना है। तो फिफ्थ ईयर में जो उसका WDV है, फिफ्थ ईयर में जो WDV है, फिफ्थ ईयर का वैल्यू हमको लेना है, और फिफ्थ ईयर का वैल्यू लेके हमको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, ठीक है, सिंपल है एकदम, देख लेंगे। टिंग 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 टिंग, देखो फर्स्ट जनवरी 2015 को हमने मशीन खरीदी थी 5,82,000 में, ठीक है, और उस पर हमने 18,000 रुपये इरेक्शन के लिए खर्चा किए थे। तो हमारी बुक में असेट कितने की हो गई, 6 लाख। कितने पे रिकॉर्ड होनी चाहिए वो असेट, 6 लाख पे। ऑन जुलाई 1 2015 अनदर मशीन फॉर 2 लाख वॉज अक्वायर्ड। हमने जुलाई 15 में और एक मशीन खरीदी, ठीक है, हमने पहली मशीन खरीदी Jan 1 2015, कितनी की, 6 लाख की। बाद में जुलाई 1 2015 में और एक एसेट खरीदी, कितने की, 2 लाख की। ऑन 1 जुलाई 2016 द मशीनरी परचेस्ड ऑन 1 जनवरी 2015 हैव बिकम ऑब्सोलेट। मतलब कौन सी, ये जो पहली मशीन खरीदी है ना, ये ऑब्सोलेट होगी। ऑब्सोलेट मतलब जूनी हो गई, टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो गई उसकी। एंड वॉज ऑक्शन फॉर 3,86,000, और 3,86,000 में हमने इसे बेच दी। एंड ऑन द सेम डेट फ्रेश मशीनरी वॉज परचेज फॉर 4 लाख। और मशीनरी 3, देखो मशीनरी फर्स्ट हमने खरीदी Jan 1 2015, मशीनरी 2 हमने परचेज की जुलाई 1 2015, मशीनरी 3 हमने परचेज की जुलाई 1 2016, और जुलाई 1 को ही हमने ये जो मशीनरी 1 खरीदी थी वो हमने राम नाम सत्य कर दिया 3,86,000 में। तो और क्या बोलता है, डेप्रिसिएशन अपना 10% पर एनम ऑन WDV, ठीक है। तो हमको क्या करना है, मशीनरी अकाउंट बनाना है, सिंपल है एकदम। तो देखो 3 मशीन है, 1 2 एंड 3। मशीन 1 की कॉस्ट कितनी है, 6 लाख, 5,82,000, 5,82,000 प्लस 18,000 कितनी है, 6 लाख। मशीनरी 2 की कीमत है सीधा सीधा 2 लाख, ठीक है। अब मशीनरी 1 कब खरीदी हमने, जनवरी 1 में, और दिसंबर 31, मतलब कितने हो गए, 12 महीने हो गए। 6 लाख पे 10% से 12 महीने के लिए कितना, 60,000 का डिप्रिसिएशन आ गया। तो WDV कितनी होगी, 5,40,000। सेकेंड मशीन हमने खरीदी है 2 लाख की, कब, जुलाई 1 को। कितना महीना यूज़ किया, सिर्फ 6 महीना, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो 6 महीने का डिप्रिसिएशन, 2 लाख इंटू 10% इंटू 6 डिवाइड बाई 12, मतलब सिर्फ 10,000। तो बैलेंसिंग कितना हो गया, 1,90,000। तो इसका 60, इसका 10, कितना, 70,000 का डिप्रिसिएशन है। तो बाय डिप्रिसिएशन बैलेंसिंग फिगर बच गई 7,30,000, ये यहाँ आ गई। अब सेकेंड ईयर में हमने क्या किया है, ये WDV आ गई। सेकेंड ईयर में हमने क्या किया है, 1 जुलाई 2016 को पहली मशीन को सेल कर दिया, ये मशीन को बेच दिया, स्क्रैप आउट कर दिया। तो कब किया हमने, जुलाई 1 को, जुलाई 1 2016 को।
तो जनवरी 1 से लेके जुलाई 1 तक के 6 महीने हमने यूज़ किया है, तो ये 6 महीने का पहले डिप्रिसिएशन देना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, 5,40,000 को 6 महीने के लिए डिप्रिशिएट करते हैं। 5,40,000 इंटू 10% इंटू 6 डिवाइड बाई 12, मतलब 27,000 से हमने उसको डिप्रिशिएट किया। तो बैलेंसिंग फिगर कितनी बच गई, 5,13,000। तो मतलब जब हमने सेल किया है, जब हमने उसको शहीद किया है ऑन 1 जुलाई 2016, उसकी वैल्यू कितनी है हमारे बुक में, 5,13,000, और हमने बेचा कितने में है, 3,86,000। मतलब वैल्यू है 5 लाख, बेचा है 3 लाख में, मतलब हमें 2 लाख के आसपास का लॉस हुआ है। तो देखो 5,13,000 मतलब माइनस 3,86,000, मतलब 1,27,000 का हमें लॉस हुआ है, 1,27,000 का हमें लॉस हुआ है। रिकॉर्ड कर लेंगे। तो जुलाई 1 2016 को 6 महीने का डिप्रिसिएशन चार्ज कर दो बाय डिप्रिसिएशन ऑन मशीन सोल्ड 27,000, ठीक है। जब हमने असेट बेची तो क्या हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट कितना, 3,86,000 हमारे बैंक खाते में आ गया, तो बैंक अकाउंट आ गया। टू फिक्स असेट मतलब मशीन वन की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 5,13,000, 5,13,000, ठीक है। और बचा हुआ कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि लॉस है मेरे, लॉस को हम डेबिट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितना, 1,27,000, 1,27,000। तो मशीन अकाउंट को क्रेडिट करो कितना, बैंक से 3,86,000, लॉस से, प्रॉफिट एंड लॉस से 1,27,000। ये समझा क्या, ये समझा क्या, बस यही था हमारा डिस्पोजल पे जो प्रॉफिट और लॉस हुआ उसको कैसे रिकॉर्ड करना। बाद में आगे का तो आपको जम जाएगा, 39 का डिप्रिसिएशन कैसे आया, ये जो बची हुई एसेट है उस पर 19,000 का WDV पे, और ये जो 4 लाख की एसेट खरीदी है उस पर 10% का डिप्रिसिएशन, 10% का डिप्रिसिएशन 6 महीने के लिए 20,000, तो 39,000 का डिप्रिसिएशन आ गया, WDV बैलेंसिंग फिगर आ गया, बैलेंसिंग फिगर आ गया। सिंपल है एकदम, इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आते हैं, सिंपल है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है और सिंपल है, और इस पे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, एग्जाम्स में इस पे क्वेश्चन आते हैं। देख लो इसको एक बार। ओके अब इंपॉर्टेंट है, चेंज इन मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन। अभी तक हम यूज कर रहे थे स्ट्रेट लाइन मेथड, अब अचानक से हमें ऐसा लगा लॉ की वजह से, या ये हमने थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो थ्योरी का टॉपिक है उसमें यूनिट नंबर 7 है, उसमें हम देखते हैं कि अकाउंटिंग पॉलिसीज वगैरह कब चेंज करते हैं। तो जब हम मेथड चेंज कर रहे हैं, तो मेथड जब हम चेंज कर रहे हैं तो उसको हम रिकॉर्ड कैसे करेंगे, उसको अकाउंट फॉर कैसे करेंगे। चलो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अभी आ गया है AS10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अगर हम मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन चेंज करते हैं, ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें कहीं लिखी नहीं है, लिखी भी है लेकिन लोगों को अभी तक ये बात क्लैरिटी नहीं है, काफ़ी लोगों को ये बात की क्लैरिटी नहीं है। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, अगर अगर हम डिप्रिसिएशन की मेथड चेंज करते हैं या उसकी यूजफुल लाइफ चेंज करते हैं, तो इसे चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं बोलेंगे, पहले बोलते थे अब नहीं बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। आई रिपीट, अगर हम मेथड चेंज करते हैं या उसकी यूजफुल लाइफ चेंज करते हैं तो इसे हम चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। ओके, तो सिंपल है एकदम, इलस्ट्रेशन के साथ ही देख लेते हैं, कुछ भी नहीं करना है, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आएगा। रेट्रोस्पेक्ट पहले क्या हो, पहले का सिलेबस टफ था, पहले 2 होता था, एक रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जैसे कि चेंज हो रहा है तो चेंज को पहले एक रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया करते थे और एक प्रोस्पेक्टिव देते थे। अब रेट्रोस्पेक्टिव मतलब बैक डेटेड, पहले जो हुआ था उसे भी चेंज करना होता था, प्रोस्पेक्टिव मतलब जो हुआ सो हुआ, अब आगे से सही करेक्शन कर लो, ठीक है। तो देखते हैं 1 जनवरी 2011 को हमने बिजनेस कमेंस किया है, या हम यही एग्जाम्पल देख लेते हैं सीधा सीधा। कॉस्ट ऑफ मशीन है 10,50,000, रेसिडुअल वैल्यू दे रखी है 50,000,
और यूजफुल लाइफ दी है 10 साल, ठीक है। कंपनी चार्ज डिप्रिसिएशन ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड फॉर फर्स्ट 2 year एंड देयर आफ्टर डिसाइड्स टू अडॉप्ट WDV मेथड फॉर बाय चार्जिंग डिप्रिसिएशन एट 25%, ठीक है, कैलकुलेट बेस्ड ऑन यूजफुल लाइफ, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट डिप्रिसिएशन फॉर द 3rd year, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द डिप्रिसिएशन फॉर द 3rd year, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो ईयर 1 देखते हैं। ईयर 1 में हमने क्या किया होगा, ईयर 1 में हमने क्या किया होगा, डिप्रिसिएबल वैल्यू कितनी है उसकी, देखो हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड जो सबसे पहला मेथड है उसका मेथड फॉर्मूला क्या था, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। तो कितना हो जाएगा, 10 लाख डिवाइड बाय 10 मतलब कितना आ जाएगा, 1 लाख। तो ईयर 1 में 1 लाख डिप्रिशिएट कर दिए, ईयर 2 में 1 लाख डिप्रिशिएट कर दिए, ठीक है। अब उसकी वैल्यू कितनी बची है, ईयर 1 में 10,50,000, 1 लाख डिप्रिशिएट किए तो 9,50,000, 9,50,000। ईयर 2 में 1 लाख डिप्रिशिएट किए 8,50,000, ठीक है। वैल्यू कितनी आ गई है, 8,50,000। अब ईयर 2 में हम बोलते हैं कि फ्रॉम 3rd year हम WDV से चार्ज करेंगे। कैसे चार्ज करेंगे, WDV पे। कैसे करेंगे, WDV पे, और रेट क्या बोलता है, 25%। तो ये हमारा WDV है, रिटर्न डाउन वैल्यू है, ये यहाँ का WDV है। तो 3rd year के लिए WDV 8,50,000 है। तो 3rd year का डिप्रिसिएशन कैसे आएगा, 8,50,000 इंटू 25%, यहाँ से चार्ज कर दो, अगले साल से 25% से चार्ज करना स्टार्ट कर दो। है सिंपल, यस। इलस्ट्रेशन ट्राई करना, जम जाएगा आपको। सिमिलरली ऐसा हो सकता है कि हमने हमारे असेट की लाइफ पकड़ी थी 10 साल, हमने एस्टिमेट किया था कि हमारे असेट की लाइफ होंगी 10 साल, लेकिन 4 साल बाद, जैसे कि ईयर 1 हो गया, ईयर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4th हो गया। अब हमें ऐसा लग रहा है कि 4थे साल के बाद हमारे असेट की लाइफ होनी चाहिए थी अब 6 साल और, लेकिन हमें लग रहा है यार इतनी नहीं चलेगी, ये सिर्फ 3 साल और चलेगी। तो हम क्या करेंगे, बच्चे भी असेट को 3 साल में डिप्रिशिएट कर देंगे, बच्चे भी असेट को 3 साल में डिप्रिशिएट कर देंगे। देखो जनरली क्या होता है कि हर ईयर के बाद में हमने एट द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर हमने रिव्यू करना चाहिए कि हमारी मेथड सही है क्या, हमने जो स्क्रैप वैल्यू ली है वो सही है क्या, मतलब उसको और ज़्यादा, उसको जो एस्टिमेट ही है ना, सही या गलत तो कुछ है नहीं, एक एस्टिमेट है। तो हम हमारे एस्टिमेट को फिर से रिव्यू करते हैं कि अभी मशीन और 6 साल चल सकती है क्या, या उससे भी ज़्यादा चलेगी या उससे कम चलेंगी। हर साल हमें उसको एस्टिमेट करना होता है, हर साल उसे एस्टिमेट करते हैं। तो मान लो हमने एस्टिमेट किया और एस्टिमेट के हिसाब से हमें लग रहा है कि लाइफ वैसे होनी तो 6 थी, हमने पहले 10 पकड़ी थी, 4 हो गए, 6 बचे, तो लाइफ तो उसकी 6 होनी चाहिए थी, लेकिन अब हम एस्टिमेट कर रहे हैं, अब हमें ऐसा लग रहा है यार ये 6 साल तो नहीं चल पाएंगी, 4 साल चलेगी। तो क्या करेंगे, जो वैल्यू WDV है उसे 4 साल में डिप्रिशिएट कर दो। किसी ने भैया जी आपको रोक रखा है क्या, जो वैल्यू बची है उसे 4 साल में डिप्रिशिएट कर दो। देखते हैं, हमारी असेट का वैल्यू था 6 लाख रुपया, 6 लाख का असेट था, 10 साल का उसका लाइफ था, रेसिडुअल वैल्यू नील था। 3 साल तक की हमने डिप्रिशिएट किया, अब 7 साल बचे होना था। 3 साल के बाद हमें लग रहा है भैया जी ये 7 साल तो नहीं निकाल पाएंगी, सिर्फ 5 साल और चलेंगी। असेट की लाइफ थी 10 साल, 3 साल हमने डिप्रिशिएट किया, तीसरे साल हमें लगा भैया जी ये इतना साथ नहीं देगी, ये सिर्फ 5 साल और चलेंगी। तो क्या करेंगे, चौथे ईयर से 5 साल को बेस पकड़ के डिप्रिशिएट करेंगे। सिंपल है, जैसे कि हर साल का डिप्रिसिएशन कितना आ रहा है, 6 लाख डिवाइड बाय 10, 60,000 का डिप्रिसिएशन हो रहा है। 3 साल हो गए, 60,000 इंटू 3, 1,80,000, 60,000, 6 लाख माइनस 1,80,000, WDV आ गई 4,20,000। 3 साल के बाद में उसके WDV आ गई 4,20,000। अभी ईयर बचे कितने हैं, 7 साल बचे हैं, अभी 7 साल बचे हैं, लेकिन हमें लग रहा है कि 7 साल चलेंगी नहीं, हमें लग रहा है सिर्फ 5 साल चलेंगी, हमें लग रहा है असेट सिर्फ 5 साल चलेंगी। तो हम क्या करेंगे, जो 4,20,000 है उसे 5 साल में डिप्रिशिएट कर देंगे, 4,20,000 डिवाइड बाय 5। अब चौथे साल से 84,000 का डिप्रिसिएशन जाएगा, चौथे साल से 84,000 का डिप्रिसिएशन जाएगा। सिंपल है एकदम, यस। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। फिक्स्ड असेट का रिवैल्यूएशन करना है, ठीक है।
तो इसमें भैया जी हमने थेरोटिकल फ्रेमवर्क में पढ़ा था प्रूडेंस का कंसेप्ट। भविष्य में होने वाले नुकसान को आज ही रिकॉर्ड करो, लेकिन भविष्य में होने वाले प्रॉफिट को इग्नोर करो। ठीक है, हमारी कोई फिक्स्ड असेट है जिसकी बुक में वैल्यू 1 लाख है, ठीक है, हम अगर उसकी रिवैल्यू करते हैं तो ऐसा हो सकता है उसकी वैल्यू 1,10,000 भी आ सकती है, उसकी वैल्यू 90,000 भी आ सकती है ना। अगर वैल्यू 1,10,000 आती है तो क्या हमने उसे प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करना चाहिए क्या? नहीं, कंजर्वेटिज्म हमारे हाथ पकड़ लेता है। आपने बेची है क्या? अभी आपको 1,10,000 घर में आए हैं क्या? नहीं, ये तो ऐसा लग रहा है आपको, ये तो आपने रिवैल्यू की है। फिर तो मैं तो प्रॉफिट बढ़ाने के लिए कोई भी मेरी एसेट्स को, मेरी बैलेंस शीट सुधारने के लिए मेरी एसेट्स को डबल ट्रिपल दिखा दूंगा। रिवैल्यू किया, बिकी है क्या? 1,20,000 में भी बिक सकती है, कितने में भी बिक सकती है, बिकी है क्या? नहीं। तो रिवैल्यू करते टाइम पे अगर अपवर्ड रिवैल्यूएशन है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस को चार्ज नहीं करेंगे, लेकिन डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन है, हमें लग रहा है यार 1,00,000 की है हमारे बुक में लेकिन इसके सिर्फ 90,000 आएंगे, तो 10,000 का नुकसान होगा, हुआ है क्या? नहीं। लेकिन कंजर्वेटिज्म क्या बोलता है, हमें लग रहा है ना होने वाला है तो प्रॉफिट एंड लॉस को चार्ज कर दो। तो सिंपल है, दो ही बातें, एक तो वैल्यू इंक्रीज होगी तो वैल्यू इंक्रीज होगी या वैल्यू डिक्रीज होगी, एक तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। अब अगर इंक्रीज होंगी तो हम क्या करेंगे, असेट की वैल्यू बढ़ेंगी, मतलब फिक्स्ड असेट अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट किसको करेंगे, एक हम अकाउंट बनाते हैं टू रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट। क्या करते हैं हम, टू रिवैल्यूएशन रिजर्व एक अकाउंट बनाते हैं, उसको क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, वैल्यू बढ़ी तो फिक्स असेट अकाउंट डेबिट, टू रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट क्रेडिट। लेकिन अगर वैल्यू कम हो रही है तो सीधा प्रॉफिट एंड लॉस को चार्ज कर देना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट। ठीक है, टू फिक्स असेट। ठीक है, अब अगले साल फिर से हम रिवैल्यू करते हैं, फिर से अगर जैसे कि फर्स्ट ईयर में वैल्यू बढ़ी थी, फर्स्ट ईयर में वैल्यू बढ़ी थी, देखो रिवैल्यूएशन, पहले साल वैल्यू बढ़ गई तो अपन ने क्या किया, फिक्स्ड असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। ठीक है, सेकेंड ईयर फिर से वैल्यू बढ़ गई तो फिक्स्ड असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। लेकिन देखो केस 1 देखते हैं, पहले साल वैल्यू बढ़ गई तो हम क्या करेंगे, फिक्स असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट। सेकेंड ईयर में फिर से वैल्यू बढ़ गई तो फिर से वही करो ना, किसने रोका है, सेकेंड ईयर में बढ़ गई, फिक्स असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट। केस 1 हुआ। सेकेंड केस, पहले साल क्या हुआ था, डिक्रीज हुआ था, तो क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट तो फिक्स एसेट अकाउंट। सही है, किसने रोका, किसी ने नहीं रोका भैया जी। सेकेंड ईयर में फिर से वैल्यू कम होती है तो फिर से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट अकाउंट। क्या गलत है, वही तो है। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन आता है केस 3 में, पहले साल क्या हुआ था, वैल्यू कम हुई थी, जब वैल्यू कम हुई थी तो हमने क्या किया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट अकाउंट। आई रिपीट, पहली बार हमने वैल्यू कम की, रिवैल्यू किया, तो हमने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट कर दिया, मान लो 1-1 लाख। ठीक है, अब सेकेंड ईयर में क्या हुआ, वैल्यू बढ़ी है, अब वैल्यू बढ़ती है तो हम क्या एंट्री पास करते हैं, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, है ना, टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। मान लो हमारी 2.5 लाख से वैल्यू बढ़ गई है तो फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट 2.5 लाख तो पक्का हो गया। लेकिन लेकिन लेकिन
पिछले साल हमने 1 लाख से उसकी वैल्यू कम की थी तो प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस बुक किया था, वो तो अब रिवर्स करना चाहिए। तो पहले उसको रिवर्स करो, पहले वो लॉस को रिवर्स करो, ठीक है, और बचा हुआ रिवैल्यूएशन रिजर्व में एडजस्ट करो। एंट्री बेसिक बढ़ने की यही है, फिक्स असेट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। लेकिन अगर प्रीवियस हमने उसको डिवैल्यू किया था, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन किया था, तो प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ बैलेंस डाला था, वो तो अब रिकवर हो गया, तो उसको रिवर्स कर दो, ठीक है। सिमिलरली केस 4, पहली पहली बार हमने उसकी वैल्यू बढ़ाई है, फिक्स असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व 1 लाख 1 लाख। सेकेंड टाइम क्या हुआ, वैल्यू कम हुई। सेकेंड टाइम जब वैल्यू कम हुई तो हम क्या करते हैं, फिक्स असेट को क्रेडिट तो कर देते हैं, 2.5 लाख से फिक्स असेट को क्रेडिट कर देंगे। डेबिट किसको करना चाहिए था, प्रॉफिट एंड लॉस को। 2.5 लाख से प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट होना चाहिए था, लेकिन रिवैल्यूएशन रिजर्व में भी तो 1 लाख का बैलेंस पड़ा है ना, तो पहले वो 1 लाख का बैलेंस यूज करो और बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट एंड लॉस को डालो। बात समझ में आ रही है क्या? पहले 1 लाख से बढ़ा दिया, फिर 2.5 लाख से कम कर दिया, ऐसा थोड़ी। पहले 1 लाख से बढ़ाया तो वो जो इफेक्ट हुआ था उसे रिवर्स करो ना। नेट इफेक्ट कितना है, जब नेट इफेक्ट क्या हो रहा है, 1.5 लाख से कम हो रहा है। नेट इफेक्ट क्या आ रहा है, 1.5 लाख से कम हो रहा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में 1.5 लाख ही जाना चाहिए ना, नेट इफेक्ट आना चाहिए, ठीक है। तो मित्रों इसके साथ साथ हमारा डिप्रिसिएशन भी कंप्लीट होता है, ठीक है। सिंपल टॉपिक है डिप्रिसिएशन, स्कोरिंग टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, इसको ध्यान लगा के इसको पढ़ना है, इसके मार्क्स जाने नहीं देनी है। हमने बहुत जल्दी अराउंड 1.5 ईयर आर में इसे कंप्लीट किया है। आँख बंद करो, लंबी गहरी सांस लो।